स्पेशल भारत में चलते हैं, स्पेशल भारत की नदियों को देखते हैं, भारत की नदियों को देखते हैं। जब भारत की नदियों का बात करेंगे तो यहाँ आपको जो मिलेगा, एक नदी को बोलते हैं हम लोग हिमालय नदियाँ। हिमालय मतलब हिम से जो बना है आलय, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय, है ना। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमालय नदियाँ। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। जब हिमालय नदियाँ की बात करेंगे तो इसे हम लोग दो भाग में डिवाइडिंग करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे सिंधु एवं उनकी सहायक नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ मतलब मेन नदी कौन, सिंधु, फिर इनकी सहायक नदी देखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। गंगा देखेंगे, ब्रह्मपुत्र देखेंगे, मेन नदी होगा, और इनको कैसे कैसे हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखते चलेंगे हम लोग। उसके बाद ये नदियां जो हिमालय नदियां हैं, ये आपको सदा नीरा नदियां हैं। क्या है, सदा नीरा नदियां। इसका मतलब क्या हुआ, ये नदी की युवावस्था में है, अर्थात ये पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए जहां हिम के पिघलने से ये नदियां बनेगी। कोई दिक्कत है, अर्थात ग्लेशियर के क्षेत्र से नदी निकलेगा। दिमाग में सेट हुआ। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां इस तरीके से आपको मिलेगी, और ये प्रायद्वीपीय नदियां चलेंगे तो इधर आपको क्या कहेंगे, पूर्वी क्षेत्र की नदियां, और इधर क्या कहेंगे, पश्चिमी तट की नदियां। पूरब तट में चलेंगे तो ये कौन सा हो गया आपको, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा हो गया, अरब सागर। इस तरीके से प्रश्न भी पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो इन सभी नदियों को जब हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ये प्रायद्वीपीय नदियां सदा नीरा नदियां नहीं होती है। जब वर्षा होती है तब इसमें ज़्यादा पानी आपको देखने को मिलता है। भारत सरकार की एक परियोजना आने वाली है, आ गई है, और उस परियोजना का नाम है नदी जोड़ो परियोजना। अर्थात ऐसे नदियों को जोड़ेंगे हम लोग जिसमें पानी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी बोलते हैं उसे हम लोग, कि ऐसी नदियाँ जहाँ ओरिजिन तो हमको दिखता है और कहाँ गिरती है वो भी हमको दिखाई देता है, लेकिन बीच में गायब हो जाती है। बीच में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अर्थात निकलते हमने देखा और गिरते देखा, लेकिन ये बीच में नदी गया कहाँ। इस तरह की घटना आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जब बालू होता है, बालू में आप लोग पानी डालते हैं तो आपको पानी डालते हुए तो देखा, लेकिन ये बालू में पानी गया कहाँ, बालू में पानी गया कहाँ, ये कोई नहीं देखा। लेकिन रिसाव होकर के ये पानी कहीं ना कहीं जाकर के समुद्र में गिरती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। और भारत में ऐसी नदियाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ बालू होगा। तो बालू कहाँ है, थार मरुस्थल में। अर्थात इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो नदियाँ होगी वो नदी कैसा होगा, आंतरिक अपवाह की नदियाँ होगी। दिमाग में सेट हो गया यहाँ तक। अर्थात भारत के नदियों के बारे में जब चलेंगे तो एक हिमालय नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, और तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र। अब एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। पहले देखेंगे हिमालय नदियाँ, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ, और तीसरा देखेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलते हैं अब हम लोग सबसे पहले कौन सा तंत्र को देखने के लिए चल रहे हैं, तो सिंधु एवं उनकी सहायक नदियाँ, सिंधु एवं उनकी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को हम लोग देख लेते हैं कि अब तक विगत 10-20 साल से जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कैसी कैसी प्रवृत्ति है। सबसे नंबर 1, इसका तो उद्गम स्थल आपको देखना है। दूसरा इनका देखना है कि यह कौन से राज्य प्लस केंद्र शासित राज्य
इनको देखना है कि कहाँ से गुजरती है। उनके साथ ही साथ इनके किनारे प्रमुख शहर है तो उन शहर को हम लोग देखते हैं। उनके साथ ही साथ इनकी सहायक नदी को हम लोग देखते हैं, और इनके साथ ही साथ हम लोग इन नदियों का हम लोग क्या देखते हैं, क्रम देखते हैं, नदियों का क्रम देखते हैं। ये इस तरीके से जो होगा ये आपका प्रश्न पूछने का प्रवृत्ति हो गया। अब तक पहला क्या देखेंगे हम लोग, उद्गम, उसके बाद ये कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कहाँ जा कर के गिरती है, इनके साथ ही साथ इनके किनारे कौन सा शहर है, इनकी सहायक नदी कौन है, और नदियों का क्रम। ये सबसे लास्ट पायदान हो गया। यहाँ तक यूपीएससी जा कर के सोचता है। और ये सहायक नदी, ये लेवल जो होता है यूपीएससी लेवल का होता है। यहाँ तक चलेंगे तो आपको बारीकी से समझना होगा। और इस बारीकी से समझने के लिए फिर से हम लोग चलते हैं सिंधु नदी में। हम लोग देखते हैं क्या क्या भैया, तो इधर आ जाइए फिर से। ये सिंधु नदी का आपको डिजाइन बना हुआ है, ये सिंधु नदी आपके सामने है। तो सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये देखिए आपको ये मानसरोवर कैलाश पर्वत वाला हिस्सा हो गया, कैलाश पर्वत वाला हिस्सा हो गया। और ये वाला आपका क्या हो गया, मानसरोवर झील। कौन सा झील, मानसरोवर झील। ये आपका देखिए यहाँ पे माउंट कैलाश है और यहाँ पे आपको मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से दो नदियाँ निकलती है। यहाँ ध्यान रखेंगे, ये मानसरोवर झील है कहाँ बाबू, तो ये कहाँ है, तिब्बत के पठार पर। कहाँ है, तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर। और तिब्बत का पठार कहाँ है, चीन में, ठीक है। यहाँ पर से आपको एक नदी निकलता है जो देखिए पश्चिमवर्ती, पश्चिम की ओर जा रही है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और एक नीचे आती है जो सांगपो के नाम से जानी जाती है। और ये सांगपो भारत में जब आएगी तब वही नदी कहलाएगी ब्रह्मपुत्र। तो इस घटना को अभी नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे सिंधु एवं उनकी सहायक नदियाँ। ये आपको तिब्बत के क्षेत्र से नदी निकलती है और यह लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये जाकर के कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। लेकिन अरब सागर में गिरने से पहले बहुत सारी नदियां हैं जो अपने साथ इनको मिला करके जाती है। अब इन नदी को हम लोग ऊपर से देखते हैं तो देखिए ये क्या है, गिलगित रिवर। कौन सा, तो इनकी सहायक नदी कौन सी हो गई, गिलगित। दूसरी सहायक नदी कौन सी हो गई, हुंजा। कौन सी नदी, हुंजा। फिर चलते हैं हम लोग श्योक। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की। फिर चलते हैं तो आपको नुब्रा, नुब्रा ये नदी याद रखेंगे। गिलगित किसकी सहायक नदी, तो सिंधु की। हुंजा किसकी सहायक नदी, तो सिंधु की। फिर श्योक और नुब्रा, ये नदी आपको चलेंगे तो उत्तर की ओर से नदी आकर के मिल रहा है। अब नीचे दक्षिण की ओर चलते हैं तो दक्षिण की ओर से इसकी सहायक नदी JCRVS, जे से झेलम, C से चिनाब, R से रावी, B से ब्यास, S से सतलज। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, रिकॉल। पश्चिम उत्तर की ओर चलते हैं तो एक गिलगित, हुंजा, श्योक, नुब्रा, ये भारत में सिंधु की सहायक नदी है। इनके साथ ही साथ एक और नदी है जो उत्तर से आकर के मिलती है और वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ये काबुल के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है काबुल नदी। और ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की। इसकी उद्गम स्थल कहाँ है, तो अफगानिस्तान के क्षेत्र से। विश्व का एकमात्र शहर जिसकी राजधानी नदी के नाम पर रखा गया है, विश्व की ऐसी राजधानी जो नदी के नाम पर रखा गया है। और काबुल किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। किधर से मिलती है, उत्तर की ओर से। कोई दिक्कत है, तो ये उत्तरवर्ती नदियां हो गई। ये सभी जितना नदियां हो गया ये भारत का हो गया और ये आपको किधर का हो गया, पाकिस्तान का हो गया। लेकिन है किसकी सहायक नदी, तो सिंधु की। अब हम लोग स्पेशल चलते हैं
तो हम लोग चलते हैं किधर, दक्षिण की ओर। और वो कौन कौन सा नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर से बोलिए बाबू, इस नदी का क्रम आपसे पूछ देगा, कौन पहले कौन सा आएगा, झेलम। अब ये देखिए, इनका ओरिजिनल स्थल हम लोग बताते चलते हैं आपको, ठीक है। पहला क्या है, झेलम। पहला आपको क्या है, झेलम। चलिए आज जाते हैं पहला झेलम। ये झेलम नदी आपको देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है ना। ये देखिए आपको झेलम, ठीक है ना। तो झेलम का ओरिजिन कहाँ आपको हो गया, झेलम नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर में आपको शेषनाग झील मिलेगा। सॉरी, लद्दाख के क्षेत्र में आपको कौन सा, शेषनाग झील। जितना भी नाग होगा वो सभी झील यहीं मिलेगा। तो शेषनाग के झील से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी। कोई दिक्कत है, ये जा करके कहाँ मिली, तो अभी इस नदी को हमको देखिए, यहाँ पे जाने से पहले दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए इस तरीके से नक्शा को, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिंधु नदी। सिंधु नदी आपको अरब सागर में जाकर के गिर रही है। यहाँ से एक शेषनाग झील है और यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। तो वहीं दूसरी नदी है चिनाब। कौन सी नदी, चिनाब। कोई दिक्कत है, चिनाब आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और ये किस में जाकर के मिली, झेलम नदी में। किस में मिली, झेलम नदी में। कौन सी नदी, चिनाब नदी, ठीक है। यहाँ हम लोग सी डिनोट कर लेते हैं। ये देखिए आपको झेलम, झेलम के बाद ये आपका चिनाब नदी, ठीक है। झेलम में कौन सा मिला, चिनाब, तो झेलम में कौन सा मिला, चिनाब। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ये चिनाब नदी जो है, ये याद रखेंगे, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये दो नदी मिलने के बाद बनता है। कौन सी नदी, चंद्र और भागा। चंद्रभागा, ये दो नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है, चिनाब, है ना। इसका नाम क्या पड़ता है, चिनाब। और ये जो है आपको इसके बीचों बीच से आप लोग ये याद रखेंगे, ये आप चिनाब नदी जो होगा ये बड़ा लाचाल के क्षेत्र से इनका ओरिजिन है। कौन सा, आप लोग हिमाचल प्रदेश में गए थे तो आपको 3 दर्रा देखने को मिला था, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाल दर्रा और एक दर्रा था। कौन सा दर्रा बाबू, कौन सा दर्रा, बड़ा लाचाल, ठीक है। उसके बाद रोहतांग और उसके बाद कोई एक दर्रा बताइए। नहीं बता, रोहतांग और सिपकिला। कौन सा दर्रा, सिपकिला। ऐसे आप लोग करेंगे तो कैसे काम चलेगा। रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचाल दर्रा इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग पास कीजिएगा। इस सब चीज़ को याद रखिए और ये सभी चीज़ आपको आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न वहाँ गलत करके आएंगे तो फिर तो दिक्कत है ना, लाइफ में क्या करेंगे। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि देखो यार, थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी, अपना रणनीति इस तरीके से बनाइए कि लगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा रट्टा मार एकदम ऐसे करते हैं और रटा हुआ चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। और जब भी कोई भी चीज़ ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं तो यदि नदियों को पढ़ रहे हैं तो इसको इमेजिंग कीजिए और इमेजिंग कीजिए, अरे हिमाचल प्रदेश का ये इलाका है, यहाँ से ये नदी निकल रहा है, ऐसे कर रहा है।
जब ये इमेजिंग बनने लगेगा तब आपको याद रटना नहीं है, अपने वो याद होते चलेगा। बात समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चिनाब नदी कहाँ से निकली? बड़ा लाचाल के क्षेत्र से। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका नाम क्या क्या था? चंद्र और भागा। तो ये आपको दिखाई दे दिया। ये चंद्रभागा किस में मिली बाबू चिनाब नदी? तो झेलम में। अब उसकी सहायक नदी कौन सी है? रावी। ये देखिए रावी। अब यहां से आते हैं हम लोग रावी। ये सभी घटनाएं हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं बाबू, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सभी घटनाएं हम लोग कहां देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में। एक नदी को हम लोग लेकर के जाएंगे थोड़ा सा बाहर। ठीक है, ये जो है आपको कहां से निकलेगा? रोहतांग दर्रा से। कहां से? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। रावी किस में मिलेगी? तो चिनाब में। कहां मिलेगी? चिनाब में। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग आते हैं, इनके साथ ही साथ देखिएगा कि ये फिर रोहतांग दर्रे के पास ही है ब्यास कुंड। कौन सा? ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से ही आपको एक नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा के पास ही है। इस नदी का नाम है ब्यास। ये यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि इस नदी को हमने देखिए रोक दिया है। इस नदी को हमने यहाँ रोक दिया है। अब एक नदी जो यही मानसरोवर के पास से ही है ना, मानसरोवर के पास ही है राकसताल झील। कौन सी झील? राकसताल झील। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं राकसताल झील, जो कहाँ हो गया बाबू? तिब्बत के पठार के पास ही है ना। अब यहाँ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज में आकर के कौन सी नदी मिली? ब्यास नदी। और ये आपको तब आई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ ब्यास और सतलज मिली है वहीं पे आपको है क्या चीज? भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, और यहीं पे आपको क्या बनाया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब ये दोनों घटना जो होती है, ये घटना आपको कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में होती है। अब ये सतलज आ रही है और इधर से ये नदी आ रही है झेलम। झेलम में मिला चिनाब, चिनाब में मिला रावी आ रही है और इसमें ये सतलज मिल गया। तब इसको यहाँ पाकिस्तान में बोला जाता है पंचनद। क्या बोला जाता है? पंचनद। अब ये पंचनद के नाम से कहाँ जाकर के मिली? सिंधु में। और सिंधु में मिल जाने के बाद ये नदी कहाँ जाकर के गिर गई? अरब सागर में। ये नदी कहाँ जाकर के गिर गई? अरब सागर में। इस तरीके से आपका ये सिंधु का तंत्र हुआ। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, माउंट कैलाश के पास से ही है मानसरोवर झील, जो से हम लोग तिब्बत में क्या बोलते हैं? वांगडुंग ग्लेशियर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसरोवर ग्लेशियर। यहाँ से एक पश्चवर्ती नदी निकलती है जो सिंधु नदी होती है, जो लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। गिरने से पहले बहुत सारी नदियां हैं जो अपने साथ समाहित करके जाती है। उत्तर की ओर से देखते हैं तो छोटी छोटी नदियां थी, और वो नदी थी हमारी हुंजा, श्योक, नियाग्रा, ये सभी नदियां थी। उनके साथ ही साथ एक नदी हमने देखा काबुल। अब इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी में थी, पहला कौन सा? झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और नेक्स्ट अंतिम सतलज। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी को याद रखेंगे, लेकिन लंबाई के हिसाब से चलेंगे तो सतलज नदी हो जाएगा। लेकिन इसका ओरिजिन तो यहाँ से हो रहा है ना, तो ये एरिया भी ले लिया। यदि स्पेशल इंडिया पूछेगा तब आपको क्या आ जाएगा? सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी? तो चिनाब। ये आपको याद रखना होगा। इस तरीके से आप लोग मैप को इमेजिंग करेंगे
है ना, तब आपका जो है कोई भी एंगल से प्रश्न पूछेगा तो आप वो बना करके आएंगे। और आपको प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी हमने बता दिया कि प्रवृत्ति किस तरीके से है। और दूसरी बात जो खास बात है और इम्पोर्टेंट इस नज़रिए से कि लाइफ में यदि अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, तो नदी के तरह बहिए, नदी के तरह बनिए। रास्ते में आपको पत्थर मिलेंगे ही, पत्थर जो मिलेंगे वो उसका काम होता है रोकना, लेकिन पानी क्या करता है, रास्ता खुद बना लेता है। और अपना लाइफ में आपको रास्ता खुद बनाना है और खुद सोचना है। तो आप लोग अपने जीवन में क्या बनिए, नदी बनिए। रास्ते में पत्थर मिलेंगे, उनकी परवाह नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते चलना है। और यही लाइफ में आपको गोल तक पहुंचाएगा, है ना। ये सुनने में जो है यूपीएससी, अरे इतना टफ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है यूपीएससी बीपीएससी। इससे आसान एग्जाम कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से। सबसे टफ है तो वो क्या है, तो हमको लगता है ग्रुप डी। भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए ना, यहाँ लाखों, मतलब 10-10 लाख, ठीक है। तो यहाँ भीड़ है, तो आप इसको यदि फॉलो कर रहे हैं तो नदी बनिए। रास्ते में पत्थर मिलेंगे जो रोकने का काम करेगा, अरे यूपीएससी नहीं होगा तुमसे, बीपीएससी नहीं होगा, रास्ते में वही पत्थर का काम होगा। और नदी क्या करता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है। धन्यवाद।